डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और हम यहाँ पे बी फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे यूट्यूब के जो चैनल पे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा लेसन है वो नया लेसन है, ठीक है ना, और वो है लेसन नंबर 10। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बी फर्स्ट ईयर के 1 से 9 तक के जो लेसन हैं वो अगर आपको देखने हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे यानी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे तो आप उसको वहाँ से देख के अच्छे से समझ सकते हैं। आज हमारा इस लेसन में 10th नंबर का जो लेसन है वह है न्याय की अवधारणा, यानी न्याय के जो विचार हैं उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से न्याय की व्यवस्था है वो राज्य में अपनाई जाती हैं और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कहाँ से विचार जो उत्पन्न हुए हैं और किस तरह से राज्य में अलग अलग धारणाओं की तरफ इसको अपनाया गया है, कहाँ पे इसको प्रमुखता दी गई है। तो इस बारे में न्याय को एक तरह से हाईलाइट करते हुए, मतलब इसका महत्व बताते हुए, संत अगस्टाइन ने क्या कहा है, जिन राज्यों में, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है, जिन राज्यों में न्याय जैसा कोई तत्व नहीं है, वे डाकुओं की झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। यानी न्याय व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर किसी राज्य में न्याय जैसा तत्व नहीं है तो फिर वो एक तरह से अव्यवस्था हो जाती है। और उसको यहाँ पे हमारे जो विचारक है संत अगस्टाइन, उन्होंने कहा है कि वे डाकू का झुंड मात्र कहे जाएंगे, क्योंकि इसमें सभ्यता नहीं होगी, किसी भी तरह की नैतिकता नहीं होगी, उनके व्यवहारिक जो मानवता के जो मूल्य हैं वो उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह से वह एक झुंड कहा जाएगा। ये बात न्याय के बारे में उसके महत्व को बताते हुए संत अगस्टाइन ने कही है, ठीक है ना। तो हम इस लाइन से, इसी के इस शब्द के साथ हम इस वक्तव्य के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्याय के चिंतन में अलग अलग विचारक हुए हैं। न्याय के अंदर जो अलग अलग चिंतक हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग विचारक यानी अपने अपने अलग अलग विचारक के द्वारा न्याय को अपने शब्दों में समझा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा, ठीक है ना, हम इसको न्याय के जो रूप हैं या न्याय का जो जिस तरह का जो गतिविधियाँ राज्य में जिस तरह की इसका महत्व है उसको हम राजनीतिक के संदर्भ में समझेंगे कि किस तरह से जो राज्य में न्याय व्यवस्था है वह महत्व रहती है, उसका वैल्यू रहता है। तो उसको पढ़ने से पहले हम प्राचीन जो विचारक हुए हैं, अलग अलग विचारक, उन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा है हम सबसे पहले तो वो जानेंगे और समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान रखें, प्राचीन राजनीतिक चिंतन में न्याय की जो विचारधारा, या कह सकते हैं कि न्याय के बारे में जो विचार दिए जिसको हम एक अच्छा सही तरीके से वापस प्रस्तुत कर सकते हैं या इसका कोई अर्थ सामने आता है, तो इस तरह का जो विचार दिया है वह प्लेटो ने दिया है, ठीक है ना। तो विचारधारा प्लेटो से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्लेटो का न्याय है, प्लेटो के न्याय के बारे में जो विचार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कि प्लेटो के द्वारा न्याय के बारे में किस तरह के विचार दिए गए हैं, क्योंकि जब हम राजनीतिक चिंतन में जब भी न्याय के बारे में विचार या न्याय की विचारधाराओं को समझते या पढ़ते हैं तो शुरुआत है वो प्लेटो के विचारों से होती है। तो हम यहाँ पे प्लेटो के विचार से ही न्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक,
तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के द्वारा न्याय के संदर्भ में ज़्यादातर जो अपने जो विचार दिए हैं कि न्याय के तौर पे जो इनकी जो विचारधारा रही है, उनको हम उनकी पुस्तक रिपब्लिक जो पुस्तक है उनके द्वारा लिखी हुई इनका ग्रंथ है, उसमें न्याय के बारे में विचार को ज़्यादा हम देख पाते हैं। उनके जो विचार दिए हुए वहाँ पे सारांश ज़्यादा है। तो हम इन्हीं रिपब्लिक बुक के सारांश और इनके जो लिखे गए जिस तरह के विचार हैं उनको यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? न्याय। ठीक है ना, ये ज़्यादातर इसका जो विषय है वो क्या है? न्याय ही है। न्याय की प्रकृति, यानी ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि रिपब्लिक में जो ज़्यादातर जो उन्होंने जो अपने विचार दिए वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी किस इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो न्याय की प्रकृति को ऊपर इन्होंने ज़्यादातर ये पुस्तकें वो लिखी, यानी विचार वहाँ पे इनके ज़्यादा निकट हो रहे हैं या इससे संबंधित हैं। तो इस पर उन्होंने अपने जो न्याय है उसकी एक तरह से खोज ही की है इस पुस्तक के तौर पर। तो इस पर यानी इसी पुस्तक के ऊपर उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं न्याय के बारे में, तो इस पर एगस्टीन ने कहा है प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। यानी इसके इस न्याय के संदर्भ में प्लेटो के जो विचार दिए हैं उन विचारों को हम जब समझते हैं तो हमें प्लेटो की पूरी राजनीतिक ज्ञान या इसका दर्शन का हमें अवबोध हो जाता है, हमें पता लगता है। तो ये जो बात कही है वो एगस्टीन ने कही है प्लेटो के न्याय के संदर्भ में, कि इनके न्याय के विचारों को हम जानने के बाद हमें ये मालूम हो जाता है कि उनके राजनीतिक दर्शन में क्या योगदान है या इसका पूरा सारांश है, वो लगभग समझ पाते हैं। तो इस पर आगे प्लेटो ने इसके बारे में जैसे मैंने शॉर्ट में समझा दिया है कि बता दिया है कि क्या पुस्तक है और किस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने विचार दिया है, इसको विस्तार से आगे पढ़ें। तो देखिए प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं वापस आपको हाईलाइट भी करवाऊंगा कि प्लेटो के द्वारा न्याय वैधानिक रूप नहीं बल्कि नैतिक रूप में न्याय पर विचार दिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है प्लेटो के द्वारा न्याय के संदर्भ में जो विचार है वो वैधानिक विचार नहीं है, यानी कानूनी रूप में उन्होंने विचार नहीं दिए हैं कि न्याय का कानूनी रूप सामने आना चाहिए। तो प्लेटो के द्वारा न्याय का कानूनी रूप है वो प्रकट नहीं किया है। उसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ने जो न्याय के संदर्भ में जो विचार दिए हैं वह किस पर आधारित है? नैतिक रूप पर। आपको ध्यान रखना है नैतिक रूप पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के द्वारा न्याय का कौन सा रूप बनाया गया है, यानी कानूनी रूप में उसने न्याय की व्याख्या की है या नैतिक रूप में की है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय की जो व्याख्या की यानी विचार दिए वो एक तरह से नैतिक रूप में दिए गए। तो ये आपको यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं इनके विचारों को। तो देखिए प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित व्यवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्रकृति मांग है, यानी एक तरह से प्राकृतिक मांग है कि न्याय होना चाहिए। तो ये उन्होंने इसका नैतिक रूप में वर्णन किया है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो हम इनकी लाइन है या जो इनको द्वारा जो बात कही हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आप समझिए कि न्याय मानव आत्मा की उचित व्यवस्था है। न्याय मानव आत्मा की उचित व्यवस्था है, ठीक है ना। एक तरह से एक ये कह सकते अवस्था इसको समझेंगे, क्योंकि एक तरह से इसका ये अवस्था को यहाँ पे समझना है कि एक स्टेज है उसका, ठीक है ना। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है जो क्या करती हैं? मानवीय स्वभाव की प्रकृति मांग करती है, एक तरह से प्राकृतिक मांग करती है और मानवीय स्वभाव की
तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लेटो के द्वारा ये विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है, एक सही स्टेज है, सही समय है, ठीक है ना। और ये मानव आत्मा की पुकार है, या तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक तरह से नैतिक विचार यहाँ पे न्याय के संदर्भ में दे रहे हैं, और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। मानव का नेचुरल जो नीड होती है वो ये मांग ये करता है कि न्याय हो, ठीक है ना। तो इस लाइन को आपको विशेष तौर पे समझना है कि क्या कहना चाह रहे प्लेटो इस अपने इस वक्तव्य के माध्यम से। वापस दोहरा रहा हूँ, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जो सही है मानव के लिए, और वह उनकी आत्मा की पुकार के साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मानवीय स्वभाव, मानव का जो स्वभाव होता है उसका जो नेचुरल जो डिमांडिंग होती है वो क्या है, एक तरह से न्याय के ऊपर ही जोर दे रहा है। तो इस तरह से न्याय के बारे के जो विचार है प्लेटो के उसको आगे देखते हैं। प्लेटो ने आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये जरूर एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्लेटो के द्वारा न्याय के कौन से जो रूप हैं वो बताए गए हैं, तो वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेटो के द्वारा जो न्याय के जो रूप बताए हैं वो यहाँ पे देखें। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न वैसे आया हुआ भी है, शॉर्ट मतलब छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न के रूप में, तो आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ कि कौन से प्रश्न है जो ज़्यादा गुंजाइश रह रही है, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्लेटो के न्याय के दो रूपों का हम जैसे वर्णन करें तो आपको ध्यान रखना है कि वो दो रूप कौन कौन से हैं। तो वो पहला आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत न्याय, समझ रहे हैं ना, और दूसरा है सामाजिक न्याय। तो दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के द्वारा न्याय के दो रूपों पर चर्चा किया, दो रूप के बारे में बताए हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय, ठीक है ना। तो आगे देखिए, तो प्लेटो के द्वारा जो जैसे व्यक्तिगत न्याय के बारे में कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति के लिए जो व्यक्तिगत रूप में जो उसकी मांग होती है, जैसे प्राकृतिक न्याय, ठीक है ना, जन्म के साथ उसे जो न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ उसे जो न्याय मिलना चाहिए उसके साथ उसकी जो पर्सनल जो जिस तरह की गतिविधियां हैं उनके साथ न्याय का जो रूप अपनाया जाता है, जो न्याय का जो गुण उसमें विद्वान होना चाहिए उसके साथ होना चाहिए, वो व्यक्तिगत न्याय है। यानी उसके व्यक्तिगत जितने भी कार्य या जो पहलू हैं उनसे उनके संदर्भ में जो न्याय की जो व्यवस्था होती है वो प्राकृतिक न्याय होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये प्राकृतिक न्याय को हम यहाँ पे व्यक्तिगत रूप में कह रहे हैं क्योंकि इसकी प्राकृतिक यानी स्वभाव के रूप में इसकी मांग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है व्यक्तिगत न्याय प्लेटो के द्वारा जो रूप बताया गया उसका पहला रूप है व्यक्तिगत न्याय। दूसरा है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय तो आपसे ये समझना है कि ज़्यादातर आपको ध्यान रखना, सामाजिक मतलब समाज, ठीक है ना, समाज में जो न्याय की जो व्यवस्था है, और समाज यानी राज्य, तो राज्य में जो व्यवस्था की जाती है न्याय के संदर्भ में वह एक तरह से सामाजिक न्याय की श्रेणी में गिना जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं राज्य संबंधित न्याय, ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक यानी समाज को जैसे हम देख रहे हैं कि राज्य के संदर्भ में, तो राज्य संबंधित न्याय हो जाएगा कि राज्य में न्याय की जो व्यवस्था है वह इसका एक अलग रूप हो गया सामने। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय बहुत ही जरूरी है। व्यक्तिगत यानी उसको पर्सनल, उसके खुद के जो व्यक्तिगत जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित उसको न्याय की जो व्यवस्था है वह व्यक्तिगत न्याय के संदर्भ में आएगी। और दूसरा है सामाजिक, या उसका एक तरह से कहें कि राज्य संबंधी न्याय, राज्य में जो जन समुदाय निवास कर रहा है उससे न्याय के संदर्भ में किस तरह की व्यवस्थाएं प्रदान है, क्या अवस्था उसे है, और किस तरह की राज्य के द्वारा उसके संदर्भ में न्याय को लेकर कानूनी व्यवस्था अपनाई जा रही है, यानी उसका जो राज्य का जो न्याय के संदर्भ में जो विचार है वह हम यहाँ पे सामाजिक न्याय को समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि राज्य के अंदर जिस तरह की गतिविधियाँ होती हैं उसमें जैसे वो राज्य में जब व्यक्ति निवास कर रहा है तो उसे राज्य के द्वारा
क्या क्या न्याय की जो व्यवस्था दी जा रही है, उसे किस तरह का न्याय है वो प्रदान किया जा रहा है। यानी राज्य समाज के संदर्भ में जो न्याय की जो व्यवस्था है वह सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, कि समाज में उसके साथ किस तरह का व्यवहार है, उसके साथ भेदभाव नहीं, उसे समानता का जो अधिकार है, और जिस तरह के अलग अलग जो रीतियाँ हैं, जो क्रियाविधियाँ होती हैं, उसमें व्यक्ति को समाज में क्या भागीदारी है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये मतलब समाज के संदर्भ में आपके न्याय को लेकर चलना है या समझना है। तो ये जो सामाजिक यानी राज्य के संदर्भ में न्याय हो जाएगा सामाजिक न्याय, ठीक है ना। तो ये प्लेटो के न्याय के तौर पे दो रूप हैं जो यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्लेटो ने समाज में एक तरह से 3 गुण के आधार पे मनुष्य के अंदर जो गुण हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए उन्होंने बताया कि उसी आधार पे समाज में व्यक्तित्व और उनके गुण है पाए जाते हैं, इस तरह की न्याय व्यवस्था है वो पनपती है। तो वो हम आगे देख रहे हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको समझ में आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे पॉइंट, तो आप साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि आपका नोट किया हुआ वापस आपके रिवीजन के तौर पे बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए आप नोट भी करते रहे साथ साथ में, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के तौर पे आपके हैंड नोट है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। तो देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्लेटो ने मानवीय गुणों के आधार पे जो यहाँ पे न्याय के बारे में विचार दिए वो देखें। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 गुण होते हैं, ठीक है ना। 3 ये गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण, ठीक है ना, इन्हीं गुणों के कारण वो तत्व है, वो अंश है, वो मौजूद होते हैं। तो इन 3 तत्व वो अंश जो मौजूद होते हैं, तो ये जो 3 तत्व यानी कह सकते हैं अंश जो मौजूद हैं, इसके आधार पे मानवीय जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो पनपती है। तो हम यहाँ पे इसको देखें, जैसे 3 गुणों की जैसे बात करें, पहला तो यहाँ पे बात करी है बुद्धि, ठीक है ना, यानी योग्य बुद्धिशील है। बुद्धि एक तत्व हो गया, ठीक है ना, या उसको अंश कहें तो मानवीय आत्मा में पहला तो हो गया अपने पास बुद्धि। दूसरा जैसे हम बात करें तो शौर्य, और तीसरा बात करें हम यहाँ पे तीसरा जैसे मानवीय गुण, मानव के अंदर जो जिस तरह की जो आत्मा है उस मानवीय आत्मा में जो गुण बताए हैं, एक तो बुद्धि तत्व पाया जा रहा है प्लेटो के अनुसार, एक शौर्य तत्व जो गुण है वो उसमें समावेश होता है, और तीसरा यहाँ पे बताया जो हाईलाइट में उन्होंने अपने विचारों में न्याय के संदर्भ में दिए हैं वो है तृष्णा, या इसको इंद्रिय भी कहें, इंद्रिय गुण। तो प्लेटो ने ये कहा है कि मानवीय आत्मा में 3 गुण हैं, ये इनकी धारणा है प्लेटो की। 3 गुण हैं जो पाए जाते हैं, बुद्धि तत्व यानी बुद्धिशील व्यवस्था पाई जाती है, शौर्य तत्व और तृष्णा या इंद्रिय गुण कहें। तो इन 3 तत्वों के कारण, ठीक है ना, इंद्रिय तृष्णा ये जो गुण है, इन 3 तत्व के कारण समाज में इस तरह की व्यवस्था है वो पनपती है, यानी बुद्धिशील व्यवस्था है। इसके द्वारा राज्य में कौन सा वर्ग बनेगा? शासक वर्ग। शौर्य के द्वारा यानी शौर्य गुण जिसमें पाया जाएगा, ठीक है ना, जिस भी व्यक्ति या वंश में, तो वह वर्ग हो जाएगा सैनिक वर्ग। और जिसमें तृष्णा या इंद्रिय गुण का ज़्यादा मनोबल है, या मतलब वो गुण ज़्यादा है उसके मानवीय गुण उसके मानवता में, तो इस तरह से ज़्यादा मात्रा है इंद्रिय यानी तृष्णा की, तो इस वजह के वहाँ पे उत्पादक वर्ग या फिर कहें सेवक वर्ग होगा। यानी प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आत्मा में उसकी धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 गुण हैं, इन्हीं 3 ही गुणों के कारण मानव
कि जो न्याय के संदर्भ में रूप सामने आते हैं, यानी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो शासक वर्ग का जो बुद्धिशील है उनको शासक वर्ग की भूमिका दी जाती है, और शौर्य जैसे गुण है तो वो सैनिक वर्ग का यानी सैनिकी वर्गीय जैसे गुण पाए जाते हैं उसमें, और तृष्णा जैसे हैं, ठीक है ना, यानी इस तरह की जो व्यवस्था है वो उत्पादक वर्ग होगा, यानी इनका काम है कमाना या इच्छा है जिस इच्छा के द्वारा वो पूर्ति करे, तो इस तरह से वह सेवा भी करेगा तो सेवक वर्ग के तौर पे अपनी भूमिका निभाएगा। तो ये प्लेटो ने इस तरह की धारणा के तौर पे ये व्यवस्था बताई है। तो आगे देखें कि प्लेटो ने और क्या क्या न्याय के संदर्भ में क्या विचार दिए हैं। तो देखें प्लेटो का कहना है कि समाज, ठीक है ना, और समाज को जैसे हम पूरी एक इक्वल में हम जैसे समझ रहे राज्य, तो देखिए राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता की दृष्टि में ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं। और इस तरह से हम एक यहाँ पे इस पढ़ने के बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं, वो ये है कि प्लेटो की न्याय के संदर्भ में जो विचारधारा है, अगर हम एक ही लाइन में समझे कि प्लेटो का न्याय क्या है, ठीक है ना, जिस तरह से इनकी हम विस्तार पे चर्चा कर रहे आ रहे हैं, तो अंत में हम समझें कि ये प्लेटो एक तरह से मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये बताया था कि प्लेटो ने न्याय के संदर्भ में जो विचार दिए हैं वह किस रूप में है। आपको ये वापस दोहरा देता हूँ, समझा देता हूँ कि न्याय के बारे में, न्याय के संदर्भ में अलग अलग विचार के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो उनके विचार भी अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कानूनी दृष्टिकोण पर रूप में कोई आर्थिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए न्याय के संदर्भ में विचार देता है। तो ये ध्यान रखना है, जो पाश्चात्य विचार है उसमें ज़्यादातर ये कॉमन सी चीज़ होती है कि उन्होंने न्याय का जो वर्णन किया है, यानी न्याय के संदर्भ में जो विचारधारा दी है वह ज़्यादातर नैतिक रूप से संबंधित है, नैतिक विचार है उसमें ज़्यादा है उनके विचारधाराओं में। तो इस तरह से प्लेटो की जो न्याय के संदर्भ में जो विचारधारा है वो नैतिक रूप से, यानी कह सकते हैं कि इसमें नैतिक गुण ज़्यादा है उनके न्याय की जो विचारधारा है उसमें। तो इस तरह से उनका एक महत्वपूर्ण न्याय के संदर्भ में विचार ये आता है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। तो ये आपको समझना, हाईलाइट में यहाँ पे मैं बताऊँगा, आपको वापस दोहरा रहा हूँ, समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक संतोषपूर्वक, यानी वह जो काम कर रहा है वह उसके प्रति संतोष है। तो इस तरह से संतोषपूर्वक यहाँ पे बताया गया है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको समझना है कि नैतिकता का मतलब क्या होता है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने जो कर्तव्य उनका पालन करना है, ठीक है ना, और जो सही है, सही बात है उनको ही हमें उनका पालन करते हुए ऐसे ही कर्तव्य निभाने हैं जो एक तरह से नैतिक रूप में सही हो, सद्गुण हो। तो आपको वापस बता देता हूँ कि प्लेटो ने न्याय की जो व्याख्या की है वह एक तरह से नैतिक रूप में की है। तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। तो ये प्लेटो का न्याय के बारे में जो विचार है उसका सारांश इस लाइन में आ जाता है कि प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए कि व्यक्तियों द्वारा अपना जो कार्य है, अपना जो कर्तव्य उनका पालन करना ही क्या न्याय है। तो ये जो लाइन है इसमें आपको ये पता हो रहा, मतलब विधिवत आपको पता लग जाएगा कि नैतिकता, प्लेटो ने नैतिक संदर्भ में ये बात कही है। तो आपको ध्यान रखना है कि नैतिकता क्या होता है कि आपको अपने अच्छे कार्यों के प्रति हमेशा तटस्थ रहना का मतलब करना है ऐसे कार्य, और नैतिकता का मतलब भी यही है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो यहाँ पे हाईलाइट भी यही हो रहा है कि प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना अपना जो कार्य है वह संतोषपूर्वक अगर वो कर रहे हैं तो यही प्लेटो की नज़र में क्या है, न्याय है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस लाइन को विशेष तौर पे याद रखें कि प्लेटो का न्याय के संदर्भ में क्या विचार है। तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, इस पॉइंट के साथ आप अच्छे से समझ जाएंगे।
आगे देख रहे हैं कुछ और विचार हैं इनके बारे में, कुछ और विस्तार को देखते हुए थोड़े से और 2 पॉइंट हैं उनको चर्चा करें। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन को नोट करें, क्योंकि प्लेटो के न्याय की पूरी जो समरी है वो इस एक लाइन में आ जाती हैं, तो इसको जरूर नोट करें। नेक्स्ट आगे देखिए, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन, वैसे मैंने पहले ही बताया है कि प्लेटो ने अपने न्याय का जो सिद्धांत है वो किस रूप में प्रतिपादित किया है। हाँ बताइए किस रूप में किया है, जस्ट अभी मैंने बताया था, वापिस आपको बता देता हूँ। प्लेटो ने न्याय का जो विचार है, न्याय का जो सिद्धांत दिया है वह कानूनी रूप में नहीं दिया है, किस रूप में दिया है, नैतिक रूप में दिया है, और ये इस लाइन प्रूव कर रही है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नैतिकता के संदर्भ में इनके विचार है वो ज़्यादा घनिष्ठ हैं। तो प्लेटो के तरह ही हम अरस्तु के यहाँ पे विचारों को देखेंगे, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लेटो का न्याय के संदर्भ में क्या विचार है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको समझा है वह आपके लिए इस संदर्भ में बहुत ही पर्याप्त हैं, और यह आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें और समझें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरस्तु के द्वारा न्याय के संदर्भ में विचार। तो देखिए जैसे हमें अभी पढ़ा है कि प्लेटो के द्वारा न्याय के संदर्भ में क्या विचार है, क्या विचारधारा है, वो हमने समझी है। अब अरस्तु ने न्याय के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए हैं हम वो समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से प्लेटो ने अपने विचार दिए उसी तरह उसके समान ही अरस्तु ने भी न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। तो आगे देखिए, न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है अरस्तु ने। तो इस संदर्भ में अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन थोड़ा सा प्लेटो से भिन्न किया है, ठीक है ना। यानी एक तरह से आपको पता ही होगा कि प्लेटो का शिष्य है वो अरस्तु है, तो कुछ विचार है वो न्याय के संदर्भ में दोनों के समान रूप प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी अंतिम रूप में ये कहे कि दोनों के विचारों में भिन्नता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि प्लेटो की नज़र में न्याय के 2 रूप बताए थे, ठीक है ना, एक तो सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। तो इसी तरह इस भेद को अगर देखें तो अरस्तु और प्लेटो के दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि अरस्तु ने अरस्तु के द्वारा न्याय के जो रूप बताए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दो रूप बताए हैं, तो ये इसकी ध्यान रखना है कि जब आप अरस्तु का पढ़ रहे हैं तो आपको प्लेटो की न्याय के जो रूप है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर वो पता नहीं है या थोड़ा बहुत पता है तो जब मैं ये बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो देखिए इनके जो अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं वो हैं वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक को एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक न्याय भी कह सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके इस तरह से आपको विशेष तौर पे ध्यान रहेगा कि इसने जो न्याय के जो 2 रूप दिए उनके नाम हैं वितरणात्मक, जिसको हम और अन्य नाम से जान सकते हैं राजनीतिक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक। तो देखिए वितरणात्मक न्याय का ये सिद्धांत है राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। यहाँ पे वापस बता देता हूँ, ये फर्स्ट वाला तो जैसे मैंने इसका दूसरा नाम यहाँ पे आपके सामने लिखा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तियों को पूर्ण रूप में न्याय प्राप्त हो, किसी की तरह मतलब भेदभाव ना हो उनके साथ, ये
गलत जो व्यवहार है वो ना हो। तो इसलिए क्या होगा, राजनीतिक न्याय का मतलब उन्हें बराबर भागीदारी का अवसर मिले। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता उसके राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। तो एक तरह से ध्यान रखना है कि वितरणात्मक क्या है, न्याय क्या है। मतलब अरस्तु ने ये माना है कि जो लोग राज्य में योग्यशील हैं, ठीक है ना, जिसमें राज्य के प्रति राजनीतिक क्षेत्र में योग्यता है, तो वह उन्हें वितरणात्मक न्याय प्राप्त होगा, नहीं राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। जो पढ़े लिखे हैं या जो राजनीति में अपनी योग्यता है के द्वारा कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हें वितरणात्मक न्याय प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दूसरा ये बताया है कि राज्य के प्रति सेवा के आधार पे उन्हें राज्य में वितरणात्मक न्याय का है सुविधा प्राप्त होगा। जैसे आपने 12th में देखा होगा कि यही विचार हम आते हैं उसमें कि अरस्तु के अनुसार न्याय के जो दो रूप है, वितरणात्मक और सुधारात्मक। वितरणात्मक का मतलब है योग्यता के अनुसार। तो उसमें उन्होंने माना है कि जो योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्हें ही राज्य में विभिन्न पदों पर, राजनीतिक पदों पर योग्य समझा जाएगा, वही शासनिक कार्य में भूमिका निभा सकते हैं। तो इसमें उसने यानी अरस्तु ने बच्चों और जो स्त्रियां हैं उनको वितरणात्मक न्याय से दूर समझा है, क्योंकि वे योग्य नहीं है, इस तरह का विचार उन्होंने दिया था। और सेवा के आधार पे यानी वितरण करना, न्याय का वितरण होगा योग्यता और सेवा के आधार पे उन्हें राजनीतिक पदों पर, राजनीतिक सेवा में लाभ प्राप्ति का अवसर दिया जाएगा। तो ये हो गया वितरणात्मक न्याय, वितरण करना इनकी योग्यता के अकॉर्डिंग। दूसरा है सुधारात्मक। सुधारात्मक न्याय अरस्तु के द्वारा किस तरह की ये जो विचार दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, ठीक है ना। यानी एक का दूसरे के साथ संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ समाज में भागीदारी एवं उनके बीच जो संबंध हैं वह राज्य में सुधार करेगा। राज्य में सुधारात्मक का मतलब कि राज्य में सुधार किया जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि एक व्यक्ति का दूसरे के साथ समाज में भागीदारी हो, मिलकर सहयोग हो, और उनके जो संबंध है वह राज्य को और अच्छी व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये अरस्तु के द्वारा ये कहा गया है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना। तो इस तरह से ये अरस्तु के द्वारा न्याय के बारे में जो विचार है वो दिए गए। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार राजनीतिक पदों पर जो सुविधा है उनकी सेवा के आधार पर उन्हें पद प्रदान किए जाए, यानी वितरणात्मक न्याय। दूसरा बताएं कि एक व्यक्ति का दूसरे के साथ समाज में जो भागीदारी है, जो संबंध है, उसके आधार पर सामाजिक जीवन है उसको व्यवस्थित करना यानी सुधार करना, तो ये सुधारात्मक न्याय। तो इस तरह से प्लेटो और अरस्तु में न्याय के बारे में विचार ज़्यादातर कॉमन है, लेकिन जब उनके भेद के बारे में हम विचार करते हैं तो दोनों में अलग है, दोनों में डिफरेंसेज हैं जो हमने यहाँ पे समझे हैं। तो इस तरह से जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा 10th लेसन का सेकंड पार्ट, तो उसमें अन्य दो विचारक रहे जैसे थॉमस एक्विनास की बात करें और संत अगस्टाइन के, उनकी विचारों को हम शॉर्ट में समझेंगे। तब तक के लिए आपको जो यहाँ पे जो समझा है उसको अच्छे से समझना है, और इसके जो पिछले वाले अगर देखना चाहे लेसन तो वो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
तब तक ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।